प्रभारी अजय माकन का राजस्थान दौरा। विधायकों से 2 दिन 1-to-1 मुलाकात कर माकन लेंगे फीडबैक। सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों से भी माकन करेंगे चर्चा। संभाग वाइज तमाम जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए प्लस विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी को संबद्धता रखते हैं उन तमाम एमएलए से 1-to-1 चर्चा करेंगे। राजनीतिक नियुक्ति और संगठन में होने वाली नियुक्तियों को लेकर होगी चर्चा। माकन मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मसलों पर भी विधायकों का टटोल सकते हैं मन। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, फिर से कैसे जीतें इसके लिए कवायद। सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे और राजस्थान में पुनः कांग्रेस कैसे रिपीट हो इसकी रणनीति बनाई जाए। हालांकि कांग्रेस विधायकों को अभी नहीं बताया गया मुलाकात का एजेंडा। विधायकों ने कहा, जब वह माकन से मिलेंगे तो तमाम सियासी मसलों पर चर्चा होगी। बात होगी वो मौके पे होगी, संगठन से रिलेटेड होगी तो संगठन की बात करेंगे, सरकार की रिलेटेड होगी तो सरकार से बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे। अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द होने के लगाए जा रहे कयास। पुनर्गठन से पहले इसे देखा जा रहा समन्वय स्थापित करने की कवायद के तौर पर। कुछ विधायकों मंत्रियों की सीएम से मुलाकात को भी देखा जा रहा पुनर्गठन से जोड़कर। माकन मिलाएंगे मन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर जब तब चर्चाएं पिछले अरसे में तेज होती रही हैं। पिछले दिनों के सियासी घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से कयास हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। अजय माकन के विधायकों से 1-to-1 प्रस्तावित मीटिंग को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता गुटबाजी और खींचतान ही है और मंत्रिमंडल पुनर्गठन में भी यही सबसे बड़ा रोड़ा है। पार्टी किसी भी हालत में किसी भी पक्ष को लूज नहीं करना चाहती और ना ही ये चाहती है कि वो हिंदी पट्टी के बेहद महत्वपूर्ण और सबसे बड़े राज्य में अपने वजूद को और मजबूत करे। निश्चित तौर पर पार्टी ये चाहती है और इसके लिए समन्वय पहली शर्त है। इसे समझाई जा सकता है। माना जा रहा है कि माकन का एक विधायक का मन टटोलना इसी कवायद का हिस्सा है। इस बीच कुछ विधायकों और मंत्रियों के मुख्यमंत्री से मुलाकात को भी पुनर्गठन से जोड़कर ही देखा जा रहा है। तो आज प्रदेश के इस महत्वपूर्ण सियासी घटनाक्रम पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि माकन की 1-to-1 मीटिंग मिटाएगी मनों की दूरी। क्या अब समन्वय के प्रयास लाएंगे रंग? और सामान्य तौर पर सवाल यह भी उठ रहा है कि मंत्रिमंडल का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है? आरसी चौधरी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में। रामलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और वरुण पुरोहित जी हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित, विचारक हैं, कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। ये जो कल की प्रस्तावित मीटिंग्स हैं 1-to-1, इनके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 2023 की तैयारी है, उसके बारे में बातचीत होगी। कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं साहब, जाएंगे तो पता चलेगा। क्या एजेंडा है, आप लोगों के पास तो जानकारी होगी। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से अजय माकन जी जब से राजस्थान के प्रभारी बने हैं, जब से उन्हें राजस्थान का दायित्व दिया है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे संगठन की और एक्टिविटी को लेके हो, चाहे संभागीय स्तर पे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने का हो, वो एक सतत सिलसिले के अंदर राजस्थान के अंदर सदैव आते रहे और उनके आने से राजस्थान में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। और जो चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर ना सिर्फ हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़ा, उसके अलावा भी जहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप होता था, वहाँ पे भी हम थोड़ी सी चूक रह गए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि माकन साहब की ये सतत संवाद जो होता है वो आपको एक शक्ति देता है, अपनापन देता है। और इस वैश्विक महामारी के दौर से जिस प्रकार से निकले, एक परिवार के मुखिया के नाते, संगठन के मुखिया के नाते, वो जो उनको मिलना है, वो मेरे को लगता है एक सतत प्रक्रिया है।
निश्चित रूप से 2023 की तैयारी सदैव संगठन इस मोड में रहता है। कोई भी चुनाव हो, 2 आने वाले विधानसभा के उपचुनाव हैं, 12 जिलों के अंदर भी जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, पंचायतों के, उन तमाम चुनावों को कार्यकर्ता सदैव उसके अंदर रहता है। लेकिन उससे पहले जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे रहे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर भी पार्टी जो सदैव सक्रिय रूप से नजर आई। बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ आरसी चौधरी साहब की बड़ी मतलब ये राजनीतिक मासूमियत है, इस पर बलिहारी जाना चाहिए। यही सब है। 2023 की तैयारी की बात कर रहे हैं आप। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं है। विधायकों का मन टटोलने की, अगर कोई गिले शिकवे हैं तो उनको साफ, क्योंकि ये हमेशा किसी भी पार्टी की रीति नीति रही है कि मन में अगर कोई बात है तो उसको कहिए, पार्टी के अंदर, पार्टी के अपने मंच पर, निजी मंच पर, और उसको साझा करिए तो वो गिले शिकवे दूर होते हैं। ऐसा कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं चुनाव के दौरान जब कोई मनमुटाव होते हैं तब भी कहते हैं। निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं जेपी शर्मा जी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कभी नजर नहीं आया। नजर इसलिए नहीं आया कि जहां पे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को एक स्टैंड पे खड़े होने की जरूरत पड़ी, वहां पे सदैव वो खड़े रहे। मुद्दों के लेके कुछ भिन्नताएं हो सकती है, निश्चित रूप से वो बैठेंगे तो मुद्दों पर चर्चा होगी और मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन मन की जो दूरियां हैं, मुझे लगता है संगठन में कभी नहीं रही, ना पार्टी के अंदर रही। चाहे पार्टी के हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेता है, उपचुनाव हुए या किसी भी मंच पे जब जरूरत पड़ी तो उस साथ में वो खड़े हुए नजर आए। लेकिन एक चर्चा जरूर रहती है, जो विपक्ष के जो लोग हैं वो इस चीज को उठाते रहते हैं, उनको मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। निश्चित रूप से तो राजस्थान के हित के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। चौधरी साहब, ऐसा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, केवल मुद्दों को लेकर हो सकता है। ये बातें तो जुलाई 2020 से पहले अगर आप कह रहे होते ना तो फिर भी थोड़ी बहुत विश्वसनीय थी। उसके बाद तो आप ही लोग कहने लगे कि हाँ मतभेद हैं, मनभेद हैं। आपकी पार्टी ने कह दिया, चीख चीख कर कहा, सारे देश दुनिया ने देखा। लेकिन खैर वो अलग बात है, विषय वो नहीं है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि रामलाल जी की पार्टी ने ये कहा है कि 2023 तो बहुत दूर की बात है, आप एक बार मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने तो दीजिए, 2023 तक तो बात पहुँचेगी ही नहीं। देखिए रामलाल जी मेरे यूनिवर्सिटी के साथी हैं। रामलाल जी क्या कहते हैं, इनसे इनके जो शीर्ष नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी रहे, चाहे सतीश पूनिया जी रहे, उन्होंने कहा था कि हरी डाली किसी के आंगन में गिरेगी तो कौन नहीं चाहता हरी डाली के लिए। लेकिन उनके वरिष्ठ नेताओं को, कटारिया जी को तो उनके जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में रहे वो चुनौती दे रहे हैं। बिंडर साहब कह रहे हैं आइए ना कटारिया साहब सामने आइए। कटारिया साहब कह रहे हैं वसुंधरा के रहते हुए टिकट नहीं लेने दी तो अब तो क्या होगी। इसलिए वो अपने मुद्दे संभाले, हमारे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भारतीय जनता पार्टी देखती रहे। हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की जिम्मेदारी दिए और लोकतंत्र में विपक्ष को मुद्दों पे सरकार को घेरे, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन वो सिर्फ फूट देते हैं अपनी फूट को छुपाने के लिए। तो ये तो कहीं पे नजर आने वाले है नहीं, उनके मंसूबे हैं वो सफल हुए नहीं। तमाम जो लोग हैं, केंद्रीय मंत्री जो उपचुनाव के अंदर गए, किस प्रकार से काले झंडे दिखाए गए, किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जा नहीं सकते, किस प्रकार से उनके कपड़े फाड़ रहे हैं लोग, ये जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। रामलाल जी बोलिए, रामलाल शर्मा जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल पुनर्गठन की चर्चाएं शुरू हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? आज इन्होंने तय किया कि विधानसभा के अंदर जहां मुख्यमंत्री जी विराजते हैं उस जगह विधायकों से 1 to 1 बात करेंगे। क्यों भाई, विधानसभा को क्यों चुना? विधानसभा तो सबके लिए, पूरे प्रदेश की आवाम के लिए, उनके लिए समस्याओं के समाधान का एक केंद्र है, वो किसी पार्टी की समस्याओं का समाधान का केंद्र नहीं है। आपको अगर अपनी पार्टी की समस्याओं का समाधान करना है या अपने विधायकों की मन की बात सुननी है तो आप अपने सीएम रेजिडेंस के ऊपर सुनिए या सीएमआर के अंदर सुनिए या अन्य पार्टी का ऑफिस है वहां बुला के सुनिए। लेकिन आपने विधानसभा के पटल को चुना, इसका मतलब ये है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो आज भी सीएमआर जाना नहीं चाहते, पार्टी मुख्यालय के केंद्र के ऊपर जाना नहीं चाहते, उनके साथ संवाद करना नहीं चाहते। नंबर 1। दूसरी बात मैं कहूंगा कि सैद्धांतिक तौर पर और मूल्यों के आधार के ऊपर बात करना बहुत आसान है। एक बार का विधायक अगर चुना हुआ है उसको हम मंत्री नहीं बनाएंगे, जो विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया उनको हम प्राथमिकता के साथ रखेंगे। ये बातें करना बहुत आसान है। आप किसको आप इग्नोर कर सकते हो? आप रामनारायण मीना जी को इग्नोर कर सकते हो, आप परशुराम मोदी जी को इग्नोर कर सकते हो, आप राजेंद्र जी पारी को इग्नोर कर सकते हो, आप दीपेंद्र सिंह जी को इग्नोर कर सकते हो, आप शीशराम जी ओला के जो सुपुत्र है ब्रजेंद्र जी ओला, आप उनको इग्नोर कर सकते हो। किस आधार के ऊपर आप इन वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर करोगे? आपके पास कौन सा ऐसा पैमाना है, कौन सा मापदंड है जिसके आधार पे? रही बात ये, आपकी सरकार के प्रति निष्ठा दिखाने वालों को आप ओबलाइज करोगे या आपकी सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों को आप ओबलाइज करोगे? अभी भी बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वालों की बैठक चल रही है। वो कह रहे हैं कि हम 7 में से या 6 में से 1 को मंत्री परिषद में शामिल करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जितने भी आए हैं सशर्ता है उनको मान सम्मान दोगे, या इंडिपेंडेंट लोग जो आपके साथ हैं आप उनको मान सम्मान दोगे? तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना ऐसा है जो लोगों को महत्वाकांक्षा दिखाने का काम है। बाकी ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर ही नहीं सकते।
और अगर करेंगे तो आप बता दो किस आधार पे करोगे। रामलाल जी, हम तो बड़े इस बात को लेकर मुगालते में थे कि हमारे पास ही खबरें रहती हैं। ये असंतुष्ट खेमा जिसको कहा जा रहा है, उसकी खबरें तो सबसे ज़्यादा आपके पास हैं। मंत्री परिषद के, मंत्रिमंडल के कौन कौन दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, वो भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। पूरी सूची आपने बता दी कि इसको आना चाहिए सामने। खैर, जानते तो मेरे मित्र आरसी चौधरी जी भी है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, मजबूरी है बेचारे की। आज ये बोल के कुछ जाएंगे तो कल इनको डिबेट के ऊपर भेजना बंद कर देंगे। अच्छा, चलिए रामलाल जी, मुझे बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि 2023 तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, इसका गणित क्या है, ये थोड़ा समझाइए। 2023 तक 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि कांग्रेस में गुटबाजी है, आपकी गुटबाजी पे बात कर लूंगा अभी, लेकिन 1 मिनट के लिए आरसी चौधरी ना माने, हम मान लेते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है और सरकार बिखर जाएगी, ये दल टूट जाएगा। तो क्या 2/3 कांग्रेस टूट रही है और आपके साथ आ रही है, सरकार बना रही है, या आपकी सरकार बन रही है, उसको 2/3 कांग्रेस टूटकर समर्थन दे रही है? क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है ये गणित, समझ में नहीं आ रहा। देखिए जेपी शर्मा जी, एक सामान्यतः सामाजिक सिद्धांत जिसको कह सकते हैं या प्राकृतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। ये एक ऐसी थ्योरी है जिस थ्योरी प्राकृतिक रूप से सही बैठती है। अब इस 2018 के चुनाव के अंदर जो नेचुरल लीडरशिप थी, वो नेचुरल लीडरशिप ये थी कि सचिन पायलट के नेतृत्व के अंदर चुनाव है, सचिन पायलट इस प्रदेश के मुखिया के नाते वो प्रदेश की कमान संभालने का काम करेंगे। लेकिन जो हकदार था उसको सम्मान नहीं मिला और घूम फिरा के जोड़ तोड़ करके प्रेशर प्रोटेस्ट करके और सिंहासन के ऊपर कोई दूसरे, तो ये जो प्राकृतिक रूप से जो हक जिसको मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिला, उसकी वजह से पूरे राजस्थान के अंदर एक असंतोष ऐसा पनपा है। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनका असंतोष इतना बढ़ा हुआ है इसको ये कभी शांत कर ही नहीं सकते। ठीक है, मेरा आरसी चौधरी साहब तो इस पर प्रतिक्रिया देना ही चाह रहे हैं, लेकिन मैं रामलाल जी, वो जो ये नुस्खा जिस किताब में लिखा हुआ है ना, नेचुरल कैंडिडेचर, जिस किताब में खुलासा किया गया है, जिसके आधार पर आपने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को बनाया, जिसके आधार पर आपने देवेंद्र फडणवीस को बनाया महाराष्ट्र में, और बहुत सारी जगह आपने चेहरे चुने, अभी आपने कर्नाटक में आज ही शायद संभवतः अभी घंटे 2 घंटे में आप फैसला करने वाले हैं। उस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से होता है, वो पुस्तक कहाँ मिलती है, आरसी चौधरी साहब को उपलब्ध कराइएगा, ये अपनी पार्टी को देंगे, शायद हो सकता है इनका काम आसान हो जाए। आरसी चौधरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि रामलाल जी आपने व्यवधान नहीं डाला, आपने निजी व्यक्तिगत तौर पे भी टिप्पणी की, लेकिन मैंने व्यवधान नहीं डाला। एक गरिमा है डिबेट की, वो बनाए रखी। आपके लिए आपके नेताओं ने क्या कहा और आपके लिए कहने के लिए आपने उनको क्या रास्ता दिखाया? व्यक्तिगत मत होइए आरसी चौधरी साहब, आप अपनी पार्टी के ऊपर जो बात हाँ, निश्चित रूप से मैंने तो यही कहा, उन्होंने मेरे पे कहा कि वो बोल नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते, वो सोचिए। लेकिन मेरी पार्टी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि रामलाल जी के जो सपने हैं, रामलाल जी के सपने साकार नहीं हो सकते। इन्हें अगर राजनीतिक तौर पर देखना है तो अपनी पार्टी को देखना चाहिए। अगर ये हमारी पार्टी को भी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप हमारी पार्टी को देखिए। राजस्थान की जनता ने आपको विपक्षी भूमिका के लिए चुना था, ना कि चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने के लिए चुना था। जो आपने तमाम जो प्रयास किए, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर किए, चाहे गोवा में किए, चाहे मणिपुर में किए, जहां जहां पे आपने किए, आज हिंदुस्तान की जनता ने देखा और जब जब चुनाव आता है उस मौके पे आपको जवाब दिया। आज जनता के बीच में जाने का साहस जुटा नहीं सकते, जाति के आधार पर समीकरण बनाने का प्रयास करते हो, मुद्दों की राजनीति से इतर जाने का प्रयास करते हो, संसद के अंदर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हो, ये पूरा देश देख रहा है। पर विस्तार से फिर कभी। ओम सैनी साहब, देखिए हम बहुत ही व्यवहारिक बात करते हैं। जो अभी की जो ओम सैनी साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? सैनी साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, बाद में आता हूं, पहले वरुण पुरोहित को लेता हूं बहस में। वरुण पुरोहित जी, जब से पंजाब कांग्रेस में पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से ये चर्चाएं तेज थी कि राजस्थान में भी बहुत जल्दी जो विवाद है उसका निपटारा होगा और स्थायी शांति के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा। क्या फर्क है पंजाब राजस्थान में और क्या समानता है पंजाब और राजस्थान में? जेपी शर्मा जी, अपन ने पिछले दिनों डिबेट की थी, शायद 15 जुलाई की थी, जब मैंने आपको कहा था प्रियंका गांधी जी का रोल राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, अगर वो नवजोत सिद्धू वाला सॉल्यूशन होता है। तो वो सॉल्यूशन हुआ, उसके बाद उत्तराखंड का उन्होंने किया, आसाम का किया, और फिर केसी वेणुगोपाल जी, अजय माकन को दोबारा भी भेजा यहाँ पर, तो क्योंकि वो संगठन महामंत्री है केसी वेणुगोपाल जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सचिन पायलट जी ने अपनी लिस्टें दी होंगी दिल्ली में, उसके बारे में डिस्कशन करने को मुख्यमंत्री जी के पास भेजा। अब जो आप पंजाब और राजस्थान की बात कर रहे हो, राजस्थान में अशोक गहलोत जी काफी स्ट्रांग आदमी हैं और कांग्रेस पार्टी में इस समय हिंदुस्तान में अगर एआईसीसी को चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है तो अशोक गहलोत जी का है। तो उनकी कोई भी बात को दरकिनार नहीं कर सकते, इतना प्रेशर नहीं बिल्टअप कर सकते। अब जो अजय माकन जी आज वापस आ रहे हैं एक दिन बाद ही विधायक, ये तो पॉजिटिव बात है
कि सारे विधायकों को लेकर के उनकी राय शुमारी कर रहे हैं, उसको लेके करें। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पिछले साल कोरोना काल से पहले संभागीय स्तर पे गए थे, जगह जगह जाना था, कार्यकर्ताओं से उनको फीडबैक लेना था, वो कार्यकर्ताओं का फीडबैक पूरा नहीं हुआ। अब ये क्या 100 विधायक हैं, ये डिसाइड करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की किस्मत? ये देखने वाली बात है। रही बात मंत्रिमंडल के विस्तार की और संगठन में पुनर्गठन की, मुझे नहीं लगता डिले होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जी जिस हिसाब से काम को संभाल रही हैं, मुझे नहीं लगता 10-15 दिन भी ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। आप देखेंगे पुनर्गठन होगा। हाँ, क्योंकि विधायकों का फ्रस्ट्रेशन काफी हद तक है, अपन ने भी देखा, आपने भी अभी बताया, पिछले साल भी था। तो विधायकों में क्योंकि कुछ मंत्रियों को हटाना पड़ेगा, कुछ मंत्रियों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो राजनीतिक नियुक्तियां भी इतनी ज्यादा तो है नहीं कि सारे विधायकों को एडजस्ट करेंगे। तो वो देखते हुए मुझे लगता है विधायकों को पैसिफाई करने के लिए इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। विधायकों कैसे कैसे ठंडा किया जाए, उनको असंतोष नहीं हो, संतुष्ट रखा जाए, उनका फीडबैक लेके, जैसे किसी मंत्री को हटाएंगे भी तो भाई विधायक नाराज थे इसलिए हटा गए, ऐसे कोई वाया मीडिया कोई रास्ते निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक बात कही आपने। ओम सैनी साहब, सुन रहे हैं क्या आप मेरी बात? अब आवाज आ रही है? जी हाँ, ओम सैनी साहब, मैं आपको ये कह रहा था कि चूंकि आपके पास तो बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो दरअसल चुनौतियों भरा हुआ है हर तरह से। पार्टी के सामने ये चुनौती है कि वो ये मैसेज दे कि सब कुछ ठीक है, एकता है, तैयारी है 2023 के चुनाव तक, और बीच में जो भी चुनाव पड़े उनकी, और बाकी सब जो कुछ करना है उसकी। सचिन पायलट गुट के सामने ये चुनौती है कि वो ये बता सकें कि वो अपनी साख को स्थापित कर सकें, वो जिन लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया था उन लोगों को संतुष्ट कर सकें, और ये सीधे शब्दों में ये बता सकें कि मेरी चलती है। अशोक गहलोत साहब ने इन परिस्थितियों में सरकार को बचाया, सरकार को चलाया, सरकार को चला रहे हैं, और करीब करीब इस स्थिति में है सरकार कि किसी तरह का कोई खतरा गणित लेकर बैठे तो समझ में आता नहीं है। इस स्थिति में उन्होंने पहुंचाया है। लेकिन अब रिटर्न गिफ्ट की बारी भी है। जो लोग लॉयल्टी के साथ खड़े थे, उनके साथ, वफादारी के साथ, उन लोगों को भी उनको कहीं ना कहीं उस वफादारी का इनाम देना है, जिसका पैमाना बड़ा होगा, क्योंकि उन लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो हर तरह से चुनौतियों से भरा हुआ है ये पुनर्गठन का काम, इसलिए टलता आ रहा था। अब आपको लगता है क्या, जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें, कि इस चुनौती को अंततोगत्वा सभी पक्षों को स्वीकार करना ही पड़ेगा? देखिए, अजय माकन साहब पर जयपुर आना, ये मुझे लगता है कि पहले जो राजस्थान में सन 1954 में जब सुखाड़िया जी और जयनारायण व्यास के बीच में टकराव हुआ था, और उसके अंदर 8 वोटों से सुखाड़िया जी जीते थे और चीफ मिनिस्टर बने। जैसे 1973 में हरदेव जोशी और रामव्यास मिर्धा के बीच में टकराव हुआ था, और जिसके अंदर फिर उसमें हरदेव जोशी विजयी रहे। इस बार ये देखने को, जो कि दावा ये कर रहे हैं दोनों गुट कि हमारा बहुमत है। मानेसर से पहले तो ये स्थापित हो गया कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका बहुमत है, लेकिन मानेसर के बाद में जो स्थितियां बदली है, ऐसा समझा जा रहा है कि दूसरा एक गुट ये समझता है कि हमारे पास में बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में 1 to 1 जो मुलाकात करने आए हैं अजय माकन साहब, वो ये तय करेंगे कि वास्तव में बहुमत किसके पास में है, और जिसके पास में बहुमत 1 to 1 के बाद में स्थापित होगा, मेरा ख्याल है कि उसको पूरी छूट होगी कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करे, या अपने पद से त्याग पत्र देके अलग बैठ जाए, या फिर समन्वय के रास्ते पे चल के एकजुट हो जाए। ये आला कमान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इसको कैसे वो किया जाए, क्योंकि जो पीसीसी के चीफ रहे सचिन पायलट, उनका भी अपना दबदबा रहा अपने जमात के साथ में, पूरे देश में पहचाने, उत्तरी भारत में पहचाने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अपने समन्वय और सोशल समीकरणों को स्थापित करने के लिए पहचाने जाते हैं, और उनकी वर्किंग का स्टाइल है जो कि कांग्रेस आला कमान मानता है, समझता है, और प्रदेश के लोग भी समझते हैं। ऐसी स्थिति में ये तय करना बड़ा मुश्किल था कि कैसे तय हो कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे किया जाए, कुछ एक आध लोगों को ड्रॉप कर दिया जाए या एक आध लोगों को जोड़ लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि 1 to 1 की बात के बाद में पता लग जाएगा। अगर 1-2 लोगों को जोड़ा जाता है तो समझ लीजिएगा कि सचिन पायलट साहब ने जो कुछ किया था उसके मुताबिक ज्यादा दबदबा नहीं है, और अगर ज्यादा लेते हैं उनमें से लोग, तो ये स्थापित होगा कि सचिन पायलट साहब ने इस वक्त अपनी हैसियत बढ़ाई है, और उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना एक अनिवार्य वस्तु बन गई, जिसको कि मुख्यमंत्री को करना ही पड़ेगा। ये मुझे लगता है। बाकी समन्वय और ये सारा, ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, ये बहुत अरसे से सन 54 में पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं कांग्रेस में बगावत हुई, और इस तरीके से सुखाड़िया जी और
जयनारायण व्यास के बीच मुकाबला हुआ, उससे पहले कहीं किसी प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। तो पहला था, तो उसी तरीके से राजस्थान में उन्हीं सारे फार्मूलों को समझते हुए मेरा ख्याल है कि अच्छा रास्ता है कि अजय माकन साहब कान से सुन लें, 1-to-1 मीट कर लें और देख लें कि किसके पास में बहुमत है और किसको फिर समझाया जा सकता है कि आपका दबदबा नहीं है, आपका दबदबा है, इसमें समन्वय और सौजन्य बना रहे तो हमारा बेहतर रहेगा, ये मेरे को लग रहा है। जी ठीक, ओम सैनी साहब, बहुत सारे सवाल हैं जो अनछुए रह गए, बहुत सारे पहलू हैं जो अनछुए रह गए, उन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।